नागराज की कब्र। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया था। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त करा दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। असम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए। यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता हुआ साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीला जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम सेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। सेखू? ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं सेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी सेखू, लेकिन इस शराब के कारण तुम्हारी ताकत सेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन सेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे? कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों बाद एक आदमी सेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे सेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें यह कैसे यकीन कि यह वही आदमी है? सेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ़! जिस आदमी को सेखू खुद तलाश कर रहा है वह खुद सेखू को मदद करने उसी की मान में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा यह दिल कहता है कि यह वही आदमी है। जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह सेखू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह नागराज ही है या कोई और। तुम एक काम करो, उसे सेखू से मिलाने के बहाने झींगागार में ले आओ। लेकिन याद रहे, इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। इधर केबिन में आ जाओ। चलो। तुम्हें सेखू से मिलना था ना? हाँ, यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, सेखू किसी अजनबी से नहीं मिलता। मैं सेखू के लिए अजनबी नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें अपना पूरा परिचय देना चाहिए। बस तुम मुझसे इतना कह दो कि नागराज आया है। तुम नागराज हो? हाँ, यही नाम है मेरा। तो फिर मैं तुम्हें अभी सेखू के पास ले चलता हूँ। तुम्हारा नाम कतई अजनबी नहीं है। ठीक है, चलो। रास्ते में। नागराज अजनबी नाम नहीं। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि सेखू ने मुझसे कहा था कि यदि इस नाम का कोई आदमी उससे मिलने आए तो मैं तुरंत उसके गार तक पहुंचा दूं। गनीमत है कि यह आदमी मेरे बारे में अधिक कुछ नहीं जानता। नागराज, बिल्कुल यही नाम बताया था सेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया।
रोमो वह झिंगागार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतज़ार करो। सबसे पहले मुझे इस कार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टानें उठाते देख लेता तो शायद गस खाकर बेहोश हो जाता। यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो, वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में, नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हैं? क्या तुम सेखू हो? हाँ, मैं ही सेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम सेखी ही हो या कोई और। अपना दाईं हथेली दिखाओ। तुम सेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिंदगुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। धाड़! यह रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। यह हाथापाई बंद करो और पहली मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो, तुमने मुझे यहाँ घेर कर क्यों कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए। इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब यह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध सेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने सेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह बातें बताने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और न ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठाक 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 साय। यह आदमी तो जानदार है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। ठाक! स्नेक हैंड का माहिर है। ठाक 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 थू साय। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूँ रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी छीन सकते हो नागराज, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक नहीं निकल पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरना चाह, इसीलिए बेहतर है नागराज कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो, वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपा सलार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं, दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दरवाज़ा खोलता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों झींगा गार से बाहर निकले। इन लोगों ने मुझे नशे का आदी बना दिया ताकि हर समय मुझे पैसे की ज़रूरत महसूस होती रहे और मैं इनके लिए काम करता रहूं। लेकिन एक मासूम लड़की की हत्या ने मेरे मन में उनके प्रति नफरत भर दी। उसे मेरे सामने कत्ल किया गया।
मैं शराब पीता रहा और उसे बचा नहीं सका। ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा मेरे इर्द गिर्द भटकती रहती है। उसकी हत्या क्यों की गई? यह एक दिल दहलाने वाली कहानी है नागराज, एक देशभक्त जासूस की मदद करने वाली लड़की की। यह किस्सा 6 माह पूर्व का है, जब मुझे एक काम सौंपा गया था। मास्टर रोमो, हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए एक नया काम आया है। किसी के कत्ल का मामला होगा सीखू। हाँ, हेडक्वार्टर ने बेगार कैंप के नाम से जो प्रशिक्षण केंद्र खोला है, वहाँ से एक मजदूर भाग निकला था। वह दरअसल एक जासूस था। हर इलाके में नाकाबंदी की गई, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। ताज़ा सूचना के अनुसार वह बिल्लौरी बस्ती के करीब जंगल में छुपा हुआ है। मालूम हुआ है कि एक लड़की उसे जंगल में खाना देने जाती है। बिल्लौरी बस्ती में रहने वाली इस लड़की का नाम कामनी है और इसके साथ सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। तुम्हें सिर्फ जासूस की लाश चाहिए था ना? हाँ, फिलहाल तुम्हें यही काम करना है। यह रहा उसका फोटो। मैं बिल्लौरी गांव जा पहुंचा और शीघ्र ही उस घर की तलाश कर लिया जहां कामनी रहती थी। वहां एक बूढ़ी औरत मिली थी जो कि अंधी थी। माँ, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ और बड़े संकट में फंसा हूँ। मेरी मदद करो। बोलो बेटा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं। बस कुछ दिन के लिए सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात हैं जिसकी वजह से मेरी जान खतरे में पड़ गई है। मुझे मालूम हुआ कि इस बस्ती के लोग आपको देवी समान मानते हैं। मेरी जान बचा लीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं यह सारा धन आपको दे दूंगा। धन का लालच मत दो बेटा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन मानवता और पुण्य है जो हमारे पास है। तुम शरण में आए हो तो तुम्हारी रक्षा जरूर होगी। माँ, आप भी सबकी बातों में आ जाती हो। यह मेरी बेटी कामनी है, एक ही बेटी है। मुझ पर शक मत करो लड़की, मैं सचमुच मुसीबत में हूँ। लेकिन तुम्हें यह यकीन कैसे आ गया कि हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं? बस्ती के बाहर एक फ़कीर मुझे मिला था। उसी ने मुझे बताया कि इस घर के लोग मुझे बता सकते हैं। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें मुझे बहन बनाना होगा। बहन? हाँ, मेरा एक भाई था, आंधी तूफानों का मुकाबला करने वाला दिलेर भाई। बस कुछ हत्यारों ने उसे हमसे छीन लिया और उस भाई की जगह पूरा करने वाला मुझे वैसा ही भाई चाहिए। वैसे तो अब तक मेरे बहुत से भाई बन चुके हैं, लेकिन वह बात मुझे अब तक किसी में नज़र नहीं आई जो मेरे भाई में थी। अगर तुम मुझे इस लायक समझती हो तो मुझे तुम्हारा भाई बनकर फक्र होगा। क्या विशेषताएं थी उसकी? पहले तुम मुझसे राखी बंधवा लो, तब सब कुछ बताऊंगी। आज से तुम मेरे भाई हो, इसे याद रखना। मेरी बहन, तुम भी याद रखना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई एक क्रांतिकारी देशभक्त था। वह ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहा था जो यहाँ की भोली भाली जनता को देशद्रोह के लिए भड़का रहे थे। पैसा, हथियार सब कुछ बांटा जाता है और यह सब कुछ विदेशी एजेंट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं को खरीदा हुआ है। मेरे भाई ने ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा एक दल बनाया और फिर टकराव होने लगा। बिल्लौरी जंगल में एक तिलस्मी अड्डा बनाया जहाँ मेरे भाई का दल छिपा रहता था। लेकिन दल में एक गद्दार पैदा हो गया और उसने धोखे से मेरे भाई को मरवा दिया। हमने इसका कोई गम नहीं किया और मैंने अपने भाई की जगह ले ली। लेकिन मैं नेतृत्व में कमज़ोर साबित हुई। उधर हमारे दल के आदमियों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। दल बिखर गया और अंततः मैं अकेली रह गई। काश मेरे भाई जैसा नेतृत्वशाली भाई मुझे मिल जाए तो यह दल फिर से गठित हो सकता है और देशद्रोहियों के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी जा सकती है। बस यही मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य है। तुम्हारे भाई का क्या नाम था? वैसे तो उसका नाम नारायण था, लेकिन वह काला चीता के नाम से जाना जाता था। काला चीता? हे भगवान, काला चीता की हत्या तो मेरे हाथ हुई। क्यों? तुम परेशान क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल यह नाम मैंने कहीं सुना था। मैं तुम्हें पास के जंगल में अभी उन्हीं तिलस्मी खंडरों में छिपा दूंगी। वहाँ कोई डाकू तुम तक पहुँच नहीं सकता। उस लड़की ने मुझे अपना भाई बनाकर बिल्लौरी के जंगल में छिपा दिया और उसी प्रकार मुझे खाना भेजती रही जैसे दूसरे जासूस को।
मैं अपना काम खत्म करके वहां से भाग निकला। यानी तुमने उस जासूस की हत्या कर दी? हाँ, मेरी तरह वह भी कामिनी का भाई बना हुआ था। तुमने बहुत बुरा किया। हाँ, इस बुराई की वजह से कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि कामिनी को पकड़ लिया गया। कामिनी को क्यों पकड़ा गया? बुलडॉग के आदेश पे। उसे शक था कि जासूस ने उस लड़की को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कामिनी को यातनाएं देकर इसकी पूछताछ की जाती रही। फिर उसकी हत्या कर दी गई। मैं शराब के नशे में था, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसकी चीखें आज तक याद है। तुम्हारी आंखों के सामने हत्या की गई। नीच आदमी, तलाक! तुम अपनी बहन को नहीं बचा सके। इसीलिए कहता हूँ नागराज, तुम मेरा कत्ल कर दो। हाँ, हाँ, मैं अपनी बहन का हत्यारा हूँ। अगर तुम उसे बचा नहीं सके तो फिर तुम्हें इसका भरपूर बदला लेना चाहिए था। इसके लिए धन, ताकत और गिरोह की जरूरत मुझे महसूस हुई, क्योंकि मैं अकेला उनके सामने चींटी समान हूँ। इसीलिए मैं तुमसे मूर्ति हासिल करना चाहता था। क्या उन लोगों को मालूम है कि तुम विद्रोह पर उतर आए हो? नहीं, इसका उन्हें कतई एहसास नहीं, और वे मुझे शराबी और निकम्मा समझकर अब कोई काम भी नहीं लेते। एक बात याद रखो रोमो, अब तक तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हें कामनी का सपना साकार करना है। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम सेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में सेखू तक पहुंचेंगे। अब ये शराब पीनी बंद करो और मुझे सेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा नागराज। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियाँ बनी हुई है ना, सब सेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दलान है जिस पे सेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टनगन धारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बॉस का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको? जाने दो, इससे मुंह क्यों रखते हो? ठीक है, ठीक है, जाओ। सेखू दलान में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लाया है। उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया, फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। इस जादूगर की वजह से हम पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं नागराज। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी? नहीं, फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम ही कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा नागराज। फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं समझता। हेलो, सेखू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइव। ओवर। हेडक्वार्टर जी से कंट्रोल सेंटर ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है। ओवर। जवाब का इंतजार करो। ओवर। कुछ समय उपरांत। सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो। ओवर एंड आउट। सेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से निकल ना पाए। उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस, वो बचकर नहीं निकल सकता। फिर सेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया रोमो।
क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है रोमो। तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद इनाम मिलेगा। 1 लाख रुपया। इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में सीखू का मेहमान बना हुआ था। नागराज, तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूं। इसका मतलब भेद भेद न रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी मुझे उम्मीद न थी। तुम मुझे यहाँ से जख्मी करके भाग निकलो, और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा। ओह सेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था नागराज। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फरेब में कैसे ले लिया। डोंट मूव। मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरे ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। फिलहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। धड़ 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 धड़। आई फुस। अपने साथियों पर सांपों का हमला होता देख सेकू भाग खड़ा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। धाए धाए। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा, और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं नागराज। तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा कोई कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और था इधर रोमो छप्पड़ फाड़ कर कूदा और सेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले अब आग का खेल देख। फिश, सांप, सांप सांप सांप। तभी सेखू भाग रहा है, मगर सेखू को नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप! बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लिपटों में घिर चुकी थी। तो जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो अभी तक नहीं आया। मैं यहां पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं उस्ताद। तुम ये थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब की बहुत सारी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। झींगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। दोनों झींगागार पहुंच गए। सेखू डर के मारे बेहोश हो गया है। इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख सेखू। शाबाश, अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने सेखू को अपनी सर्पीली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने सेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। सेखू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ की हड्डी में से 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह गार मुझे बेहद पसंद आया रोमो। सेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी को यही रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह
यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो, तुमने यह इलाका घूमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। आह, तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो। सुपर बॉस, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते थे। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर बरसा रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ, यही ना? उसकी गतिविधियां तो यही संकेत दे रही हैं। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार, सब कुछ उसके सामने नकारा है। इसके अलावा हमारे एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसकी स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वो हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूं कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। उफ, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ़ गधा, सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की कि मूर्ति चुरा कर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा, वो भी नाकाम हो गया। अब इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सब को चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब अब वह इस स्थान से अधिक दूर नहीं। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है। वाह, क्या स्वागत है, वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चार दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। भड़ाम! फाटक के चार दीवारी को मत छूना। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा रहा है। इस गड्ढे से बाहर निकलो, वरना हमारी कब्र यही बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। उफ, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला, जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। नागराज, बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से तो लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? राज कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़िए नागराज का बदला।